हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। वेडनेसडेज को जब हम हेलो मनी 9 लेकर आते हैं तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, और आज हम फोकस करने वाले हैं एक नए फंड ऑफर यानी एनएफओ पर। और ये किससे जुड़ा हुआ है आपको अभी मैं बताती हूँ। मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स हों या फिर म्यूचुअल फंड, निवेशकों के इन दिनों काफ़ी फेवरेट वो बने रहते हैं। हालांकि वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पर भी नर्वसनेस नज़र आती है, लेकिन इस बढ़े हुए इंटरेस्ट के बीच मेरे एसेट लेकर आया है एक नया फंड जो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में निवेश करवाएगा, और वो भी स्मार्ट बीटा के ट्विस्ट के साथ। मेरे एसेट लेकर आया है नया निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। साथ में इसका FOF भी अब खुल चुका है, जिसमें आप केवल इंडेक्स में नहीं बल्कि इंडेक्स के वैसे शेयरों में निवेश कर रहे होंगे जिनका चुनाव मोमेंटम और क्वालिटी के पैरामीटर्स पर किया जाएगा। ETF में अगर आपको निवेश करना है तो डीमैट अकाउंट ज़रूरी हो जाएगा, और डीमैट अकाउंट के बगैर निवेश करना है तो आपके लिए है इसका फंड ऑफ फंड FOF का विकल्प। तो इस नई स्कीम को और डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या खास है निवेशकों के लिए, क्या आपको इसे अपने निवेश के लिए चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। साथ ही में आपके पोर्टफोलियोज पर भी जवाब हम देने वाले हैं। लेकिन मेरे साथ है दो मेहमान। मेरे एसेट के सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हेड ETF प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर, मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। वेलकम टू द शो सिद्धार्थ। और साथ में पूनम रूंगटा मैम, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश के हर बेसिक से लेकर के एडवांस पोर्टफोलियोज पर जवाब देने के लिए। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। और अगर आप भी इन दोनों से सवाल पूछना चाहते हैं तो हम एक क्विकली आपको बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, या यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है, टॉप चैट बॉक्स लिखा हुआ राइट हैंड में है, उस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो पोर्टफोलियो के क्वेश्चन आप डायरेक्ट करेंगे पूनम मैम की तरफ। आप मिरे की स्कीम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अगर सिद्धार्थ कंफर्टेबल होंगे तो हम वो सवाल उनके सामने रखेंगे। सो आज पहले तो हम बात करते हैं इस एनएफओ के बारे में। ये जो मिरे का एनएफओ आया है नया, इस पर सिद्धार्थ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या नया आप निवेशकों के लिए लेकर आए हैं। बार बार आप लोग ये भी कह रहे हैं ये अपनी तरह का पहला इस तरह की स्कीम है, तो क्या है इसमें नया, क्या इसमें पहली बार आप लेकर आ रहे हैं? So Priyanka, on the active side, active mutual fund side, mid and small cap एक combined category exist नहीं करती है. So you have large cap funds, mid cap funds होते हैं, small cap होते हैं, large and mid है, flexi cap है, multi cap है. But there is no category जो कि सिर्फ mid and small को target करती है. साथ ही साथ पैसिव साइड पे भी कोई भी ऐसा ETF और इंडेक्स फंड एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप को टारगेट करता है। एंड हमने ये एक स्पेस देखी एंड हमें लगा कि एक फंड होना चाहिए जो कि मिड एंड स्मॉल कैप को एक साथ टारगेट करे, दोनों सेगमेंट्स में रहने वाले जो स्टॉक्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक्सपोजर प्रोवाइड करे। एंड इसीलिए हमने फंड डेवलप किया है जिसमें 50 मिड कैप कंपनी होगी और 50 स्मॉल कैप कंपनीज होंगी इन अ 100 स्टॉक पोर्टफोलियो। तो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बट एक एक्सपोजर रहेगा सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स में, जो कि अभी तक किसी भी फंड में नहीं पाया जाता है इंडिया में। ओके, सो दैट एक्सप्लेन्स कि ये अपने आप में पहला क्यों है। अब जो इसके ट्विस्ट की बात मैंने की वो है मोमेंटम और क्वालिटी के पैरामीटर्स को आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो किस तरह से फिल्टर आउट होंगे? मोमेंटम में आप लोग क्या देख रहे होंगे, क्वालिटी में आप लोग क्या देख रहे होंगे, ये कैसे फिल्टर आउट होगा, क्या प्रोसेस होगा? प्रियंका, बेसिकली हमने सोचा कि लोग मिड एंड स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला रीज़न होता है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। देन निवेशक चाहते हैं कि पोर्टफोलियो एक स्टेबल कंपनी से बना रहे। एंड तीसरी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होती है कि पोर्टफोलियो लिक्विड रहे, राइट। आपको एंट्री एंड एग्जिट के टाइम पे इश्यूज ना फेस करने पड़े। एंड इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पोर्टफोलियो क्रिएट करने का एक मेथड डेवलप किया है NSE के साथ, जहाँ पे कंपनियाँ पहले लिक्विडिटी के बेसिस पे असेस होंगी। कोई भी थिनली ट्रेडेड स्टॉक, कोई भी स्टॉक जिसमें सर्किट्स बहुत लग रहे हैं, जिसमें प्रोमोटर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है,
लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत कम है, वो सारी कंपनियों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड देन बची हुई कंपनियां जो होती है उनको एक साथ प्राइस, उनकी स्टॉक परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका बेसिकली विश्लेषण होगा। एंड साथ ही साथ क्वालिटी पैरामीटर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग स्टेबिलिटी, लोअर लेवरेज, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे भी स्टॉक्स को का आंकलन होगा। सो जो स्टॉक्स अच्छी स्टॉक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साथ ही साथ जिनकी अर्निंग स्टेबल है, लेवरेज कम है, ऐसे स्टॉक्स का चयन होगा इस पोर्टफोलियो में, ताकि आपका पोर्टफोलियो ना कि रिटर्न्स टारगेट कर सके जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है या मार्केट एक करेक्शन फेज में जा रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो रिलेटिवली मोर स्टेबल रहे। ओके इसीलिए हमने ये स्मार्ट बीटा, अगर आप इसे फैक्टर्स को बोल सकते हैं, इनको टारगेट किया है। ओके सो अब ये बताइए कि आपने बात की कि भाई रिटर्न देना जो है वो जो भी पैसे लगाएगा उसको ये चाहिए, वो आप लोग कैसे करेंगे? तो आप क्वालिटी और मोमेंटम पर आप फोकस करने वाले हैं, लिक्विडिटी मिलती है प्लस स्टेबिलिटी। नाउ दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को कंसर्न करता है। तो किस तरह के डाउनसाइड रिस्क हो सकते हैं गिवन कि ये एक पैसिव इन्वेस्टिंग होगी, तो ये बेंचमार्क का मुझे जो रिटर्न है उसको ही मिरर करने वाला है या मुझे बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न भी दे सकता है? और डाउनसाइड रिस्क किस तरह की हो सकती है गिवन इट्स अ पैसिव फंड? नहीं, काफी बेहतरीन सवाल है। सो सी देखिए, अल्टीमेटली पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट से ही बन रहा है। सो रिस्क तो रहेगा ही। रिस्क को हम कितना लिमिट कर सकते हैं उसका मुद्दा है। सो हमने देखा है कि टिपिकली अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट को साथ में जब टारगेट करते हैं, तो आप स्मॉल कैप का जो रिटर्न पोटेंशियल है उसको तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एंड एक बड़े यूनिवर्स में से स्टॉक सिलेक्शन की वजह से, क्वालिटी पैरामीटर्स यूज करने की वजह से आपका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप का रिस्क इज मोर क्लोजर टू मिड कैप देन स्मॉल कैप, जिसका मतलब है कि आप रिटर्न में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक स्मॉल कैप सेगमेंट के, लेकिन आपका रिस्क स्मॉल कैप की तरफ टिल्ट नहीं हो रहा है। आपका रिस्क फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, मिड कैप के कंपैरिजन में है। एंड इसी के बेसिस पे ये फंड जो हमें काफ़ी इस समय पसंद आ रहा है, बिकॉज वी आर गिविंग पार्टिसिपेशन इन बोथ मिड एंड स्मॉल कैप, बट एक तरीके से थोड़ा रिस्क को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। हैविंग सेड दैट, मिड एंड स्मॉल कैप में ऑटोमेटिकली इट्स अ वॉलेटाइल सेगमेंट, राइट? इट इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, सो इनहेरेंट रिस्क तो आपका रहेगा ही। अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो मोमेंटम फैक्टर यूज करने की वजह से टिपिकल बुल मार्केट में वी आर सीइंग सम बिट ऑफ आउट परफॉर्मेंस, बिकॉज परफॉर्मिंग स्टॉक सिलेक्ट कर रहा है। बट साथ ही साथ जब मार्केट गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, लेकिन रिलेटिवली कम गिर रहा है, कम करेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो द एक्चुअल चैलेंज या फिर इस फंड की असली टेस्ट यही होगी कि ये आपके रिस्क को कितना लिमिट कर सकता है। लेकिन देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस स्कीम को जो बाजार के अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जिन घोड़ों पर दाव लगाया जा सकता है, जो जीत सकते रेस, वो रहने वाली है। ऑलराइट, नाउ आई वांट टू नो कि सेबी जो है मार्केट रेगुलेटर मिड और स्मॉल कैप फंड्स को लेकर के काफ़ी कॉशन दे रहे हैं और बहुत सारे नियम बदले हैं। ऐसे में आपका एक मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में आप लोगों ने इस तरह की स्कीम को लाने के लिए चुना है। सो एनी कंसर्न्स? क्योंकि प्लानिंग तो ऐसा नहीं कि अभी हुई होगी, ये तो आप लोगों की लंबी प्लानिंग चली होगी। तो सेबी ने जो किया है उसके बाद इस कैटेगरी में आप एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, कुछ बातें जो आपको लगता है आप निवेशकों को बताना चाहेंगे? इसमें मैं 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट पिछले 5-6 सालों में काफी काफी बढ़ा है। और मैं यहाँ पे बढ़ोतरी रिटर्न्स के टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अर्निंग्स को देखिए, आप अंडरलाइंग कंपनीज की बैलेंस शीट को देखिए, काफी सारी इंडस्ट्रीज एंड सेगमेंट्स है जो कि सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप में प्रेजेंट है। कैपिटल मार्केट्स, फिनटेक, industrial products, काफ़ी सारी manufacturing and infrastructure segments are only present in mid and small cap segment. So mid and small cap basically आपको एक
पार्टिसिपेशन ले रहा है इन सेगमेंट्स विच आर नॉट देयर इन लार्ज कैप ऑल्सो, एंड दीज कंपनीज पिछले 3 सालों में 5 सालों में इनकी अर्निंग्स काफ़ी इंप्रूव हुई है और इनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। सो ऐसा नहीं है कि पूरा रन अप इज विदाउट एनी रीजन। हैविंग सेड दैट, ये भी जानना जरूरी है कि मिड एंड स्मॉल कैप आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम कंपेयर टू लार्ज कैप, एंड अगर कोई सिर्फ 1 या 2 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से आ रहा है तो उसको अभी मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। हमारा बेसिकली सजेशन ये है कि टिपिकली आपको 4 से 5 साल का एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए मिड एंड स्मॉल कैप में इस समय इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगर आपके पास वैसा इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप बेझिझक मिड एंड स्मॉल कैप में भी एलोकेशन कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो 4 से 5 साल का नज़रिया जो है सिद्धार्थ को लगता है अगर कोई निवेश करना चाहता है जिनके पास इतना वक्त है तो ये एक अच्छी स्कीम हो सकती है। सो लेट्स गेट द थर्ड एम्पायर। पूनम मैम, ये एक एनएफओ आया है। एनएफओ जब स्ट्रीट पे उतरता है तो एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन मिराई ने कंटिन्यूसली ये जो है ये स्मार्ट बीटा ट्विस्ट के साथ इसके पहले हमने इनका एक मल्टी फैक्टर एनएफओ भी देखा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद इसके बाद भी कुछ आएंगे, पर मेरी नज़र इस पर पड़ी जहां पर ये सच में एक यूनिक प्रोपोजिशन जो सिद्धार्थ बता रहे थे कि मिड और स्मॉल दोनों एक में दिया जा रहा है। आप इस स्कीम को किस तरह के निवेशकों को कहेंगे कि आप इसमें निवेश करें? हालांकि सिद्धार्थ ने हमें बताया, बट एज अ फ्रॉम अ सीएफपी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसमें क्या खास दिख रहा है? आप किसी सलाह देती हैं इसमें निवेश करने की? So Priyanka, just as Siddharth sir said very elaborately, very nicely about the uniqueness of this plan, और हम हमेशा ही जब पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग एट प्रोडक्ट्स विच विल गिव कंप्लीट डिवर्सिफिकेशन। और जिस तरह ये मिड और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन आया है, वन ऑफ इट्स काइंड है। लार्ज और मिड कैप के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है कि किसी निवेशक को अगर कम रकम करनी है और उसे डिवर्सिफिकेशन फिर भी चाहिए तो अगर एक कोई प्रोडक्ट देना है तो हम यूजुअली उन्हें एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप दे देते हैं जिसमें तीनों तरह की कैटेगरीज होती है। तो जो इन्वेस्टर बहुत अग्रेसिव हैं, जिन्हें बहुत समय है उनके पास और वो एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो में एक अग्रेसिव फंड चाहते हैं, तो ये तरह का फंड देना बिल्कुल सूट करेगा उनको, बिकॉज ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो फॉलो करेंगे वो अग्रेसिव इन नेचर है। तो एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो जरूर हमें ये तरह की कैटेगरी मिलेगी अभी, बिकॉज इट वाज ऑलवेज कॉल्ड फॉर, क्योंकि लार्ज कैप्स तो वैसे भी हर ही फंड में होता ही है। चाहे आप मिड कैप कैटेगरी का भी फंड लेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप तो होता ही है थोड़ा बहुत, बट स्मॉल कैप्स आर मिसिंग, एंड मिड एंड स्मॉल कैप इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टर को बहुत रिस्क लेना है, अच्छा रिवॉर्ड चाहिए और टाइम होराइजन है जिनके पास, उनके लिए डेफिनेटली ये कैटेगरी बहुत सूट करेगी। ओके सिद्धार्थ, सिंस आप ईटीएफ को हेड करते हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछना ही चाहती हूँ कि मेरा एसेट ने अप्रैल में ओवरसीज़ ईटीएफ को लेकर के निवेशकों को एक कॉशन किया था, सावधान किया था। जनवरी में भी इधर हमने कुछ बदलाव देखे थे। तो ये ओवरसीज़ ईटीएफ को लेकर के अभी क्या स्थिति है? आप इन्वेस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली ओवरसीज ईटीएफ्स के ऊपर सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग इस समय फ्रेश यूनिट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं अपने ईटीएफ में, एंड दैट्स वाई हमने डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेना अपनी ओवरसीज स्कीम में क्लोज करके रखा हुआ है। इसका बैकग्राउंड ये है कि आरबीआई के द्वारा लिमिट है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज अ होल 7 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोजर डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक्स में नहीं ले सकती है, एंड एडिशनल $1 बिलियन की लिमिट है ओवरसीज ईटीएफ्स में। सो ये लिमिट ब्रीच होने की कगार पे थी, इसलिए रिस्ट्रिक्शन सेबी ने लगाया है ना। उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि फैंग ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है हमारा ये ईटीएफ प्रोडक्ट है, साथ में S&P 500 टॉप 50 ने काफ़ी रीजनेबल परफॉर्मेंस दी है, एंड हैंग सेंग टेक जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बट काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो इसमें डिमांड काफ़ी आ रही थी और आ रही है एक्सचेंज पे, लेकिन
हम लोग इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे बिकॉज वो डिमांड को एड्रेस करने के लिए हमारे मार्केट मेकर को नई यूनिट्स क्रिएट करवानी पड़ेंगी, नए ETF यूनिट्स क्रिएट करवाने पड़ेंगे ताकि वो बेच सके इन्वेस्टर्स को ऑन एक्सचेंज। एंड बिकॉज हम लोग अभी ये फ्रेश यूनिट्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन विच इज देयर ऑन द इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दैट इज वाई कई सारे ETF प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई डिमांड गैप। एंड यही हम लोगों ने बेसिकली सचेत किया है कि जो भी इन्वेस्टर हमारे ओवरसीज ETF में बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं वो प्लीज़ NAV के आसपास NAV को ध्यान में रख करके लिमिट ऑर्डर प्लेस करें ताकि उनकी बाइंग और सेलिंग सही प्राइस के आसपास हो सके। फॉर एग्जांपल अगर फैंग ETF 8-10% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और आप प्रीमियम पे खरीद रहे हैं तो दैट इज in a way loss for you, right? You're buying something at a 8 or 10% higher cost. And that's why we have given advisory कि because we cannot create fresh units, काफ़ी सारे ETFs प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं because of supply demand gap, तो आप NAV को ध्यान में रख करके ही एक्सचेंज से खरीदें क्योंकि एक्सचेंज एक ओपन आर्किटेक्चर है। And that was the advisory all about. But new investments can't be made, right? नहीं, सो डायरेक्टली AMC के पास तो नहीं आ सकते हैं नए इन्वेस्टर्स, से ले बट एक्सचेंज से ले सकते हैं। इसीलिए कई लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी आर जस्ट सॉर्ट्स ऑफ रिमाइंडिंग देम कि आप सही प्राइस पे खरीदिए, ज्यादा प्राइस पे खरीदेंगे तो ये आपके लिए नुकसान है।